सुपौल का रहने वाले हैं हम लोग। एल.एन. मिश्रा एक्स एक्स रेलवे मिनिस्टर, उनके उनके हम अपने ग्रैंडसन हुए। वीके मिश्रा जो एमपी भी रहे, सांसद भी रहे, एमएलसी भी रहे, एमएलए भी रहे। मैं खुद 2013 में जाले विधानसभा से एमएलए था। तो जनता का कहना होता है कि हमें एक अच्छा ईमानदार काम करने वाला व्यक्ति चाहिए जो थोड़ा सा एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, समझता हो, क्षेत्र में काम करे, सब कुछ वो बोलते हैं। और वोट देने टाइम केसी सिन्हा जैसे व्यक्ति को 1700 वोट आता है जी। केसी सिन्हा को पढ़ के ना जाने कितने इंजीनियर बन गए, बिल्कुल। लेकिन उनको 1700 वोट होता है, विच इज आई थिंक अनफॉर्चुनेट। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है मेरे लिए जो ब्लॉक और थाना में जो जो भ्रष्टाचार है, जिससे बिल्कुल। कि हर एक आदमी त्रस्त है, उस पर तो काम होना चाहिए। और मैं आज भी उसके लिए मैं आवाज उठाता हूँ। मुरेठा गांव में अस्पताल बनके 2014 में जब मैं विधायक था, उस समय बनके बिल्डिंग तैयार है। आज वहां पर डॉक्टर नहीं है, एक एएनएम है जो वीक में 2 दिन आती है और इंजेक्शन देती है। सिंघवारा जो मार्केट है वहां पर हाई स्कूल है। हाई स्कूल में 2 कमरे हैं, शिक्षक 1 है। सोचिए, एक चीज हम कंसीड करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन काम होने के साथ साथ भ्रष्टाचार भी है। और भ्रष्टाचार अपने अपने चरम पर है। बिहार से ज्यादा भ्रष्टाचार आपको देश के किसी और राज्य में नहीं मिलेगा जो चीज यहां हो रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु कुमार फ्रॉम लीडर टिंक एंड आज हमारे साथ हैं ऋषि मिश्रा जी जो दरभंगा के जाले विधानसभा से हैं। और आज हम लोग ऋषि मिश्रा जी से उनके बारे में, उनके एरिया के बारे में और उनके पॉलिटिकल छवि के बारे में बहुत सारी चीज हम लोग जानेंगे। तो मैं चाहूंगा कि जो ऋषि मिश्रा जी, आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें और थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दें, सो दैट अच्छा रहेगा, फिर आगे हम और सारे कुछ सवाल ले पाएंगे आपसे। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। शुक्रिया। सुपौल का रहने वाले हैं हम लोग। एल.एन. मिश्रा एक्स एक्स रेलवे मिनिस्टर, उनके उनके हम अपने ग्रैंडसन हुए। वीके मिश्रा जो एमपी भी रहे, सांसद भी रहे, एमएलसी भी रहे, एमएलए भी रहे। मैं खुद 2013 में जाले विधानसभा से एमएलए था। 2015 का चुनाव में जाले से हार गया था जनता दल यू के टिकट पे। जनता दल यू उस वक्त का जनता दल यू था जब वो भाजपा से अलग थी। 2020 में कांग्रेस से मैं चाह रहा था सिंबल मिलना को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे सिंबल मिला नहीं। तो उसके बाद 2017 में आरजेडी से मुझे कॉल आया। उनके जो नेता हैं तेजस्वी जी ने मुझे कॉल किया कि आपको आरजेडी आना चाहिए और हम आपको मिथिलांचल में रख के, आपको आगे रख के हम लोग वहां पे काम करना चाहते हैं, खासकर आपके जो समाज के लोग हैं उनके लिए। तो मैं आरजेडी चला गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2025 के इलेक्शन के वक्त मुझे आरजेडी का सिंबल मिला नहीं। और ऊपर वाले में ही इस बार मुझे कांग्रेस लास्ट डे लास्ट आवर में जाके मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। स्कूलिंग रांची में हुई मेरी, विकास विद्यालय से मैंने स्कूलिंग करी। शहीद भगत सिंह जो है वहां पे हमने अपना कॉलेज किया। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किए। फैमिली का प्रेशर था, पापा का प्रेशर था कि कोई एक लड़का तो पटना में रहना चाहिए। मेरे और 2 भाई हैं, वो लोग कहीं और बाहर रहते हैं, एक तो इंडिया से बाहर रहता है और एक दिल्ली में रहते हैं। तो मैं पटना आ गया, अपना बिजनेस शुरू किया मैंने। छोटा सा रेस्टोरेंट है, रांची में भी किया था, पटना में 1-2 जगह और किया, लेकिन अब एक ही है। और मोस्टली मेरा टाइम जो है अब राजनीति में ही जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है और जनता के बीच ही मैं रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोगों को अभी भी 2015 के बाद मैं एमएलए नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अभी भी जहां भी हो, जिस रूप में हो, अगर कोई मेरे पास आए या फिर मैं उनके पास जाता हूँ तो उनको हेल्प हो जाए। संक्षिप्त रूप में जो मेरा इंट्रोडक्शन है यही है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा कि आपका एक बहुत अच्छा लेगेसी जर्नी है एंड पर्टिकुलरली आप एल.एन. मिश्रा के फैमिली से आते हैं, मतलब पोते हैं, तो मतलब समझ में आता है कि कितनी बड़ी लेगेसी है। बिल्कुल। ऑब्वियसली प्रेशर भी बहुत है, लेगेसी जो है उसमें प्रेशर भी बहुत होता है। हाँ, वो तो मतलब पॉलिटिक्स तो है ही। लेकिन सर, जैसे आपने भी, आप इतना अच्छा काम करना चाहते हैं,
लेकिन जैसे होता है कि आपको बार बार टिकट देना मांगना पड़ता है, राइट? एंड जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह लिखा हुआ था कि लोग अपने एमएलए को इलेक्ट करेंगे, लोग एमएलए को भूल जा रहे हैं एंड पूरे पार्टी की तरफ मतलब पार्टी के पास ज्यादा वोट बैंक है देन एमएलए का अपना जो मतलब आपके लेगेसी देख करके लगता है कि आपके पास तो अपना वोट बैंक बहुत बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि जनता क्यों एमएलए को वोट नहीं करती, जो लोग काम करते हैं क्यों वो पार्टी को ही देखती है? प्रॉब्लम क्या है, हमको जो आजकल लगता है कि लोग अब व्यक्ति को नहीं देखते हैं, आइडियोलॉजी को जो समझते हैं। आपका आइडियोलॉजी लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, वो अलग बात है। लेकिन अब बेसिकली अब लोग बट चुके हैं, बंटवारा हो चुका है कि मैं इसका वोटर हूं, आप उसके वोटर हैं। प्रॉब्लम वहां पे अब व्यक्तिगत व्यक्ति को वोट नहीं मिलता है। नहीं तो अगर व्यक्ति को अगर, और ये अनफॉर्चुनेट इसलिए है क्योंकि जनता से अगर बात करिएगा तो जनता का कहना होता है कि हमें एक अच्छा ईमानदार काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो थोड़ा सा एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, समझता हो, क्षेत्र में काम करे, सब कुछ वो बोलते हैं। और वोट देने टाइम केसी सिन्हा जैसे व्यक्ति को 1700 वोट आता है। जी केसी सिन्हा को पढ़ के ना जाने कितने इंजीनियर बन गए, बिल्कुल। लेकिन उनको 1700 वोट होता है, विच इज आई थिंक अनफॉर्चुनेट है। और वक्त बदल चुका है, मेरा मानना है कि वक्त बदल चुका है। पहले अच्छे लोग भी इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आते थे। आज के वक्त में इंडिपेंडेंट अच्छे लोग नहीं आ सकते। अच्छे लोग इन सेंस, अनलेस एंड अनटिल आप पावरफुल हैं हर एक रूप से, आप इंडिपेंडेंटली चुनाव जीत के नहीं आ सकते, क्योंकि समाज का बंटवारा हो चुका है, लोग बट चुके हैं, और उसी लाइन पे बेसिकली लोग अब आज के दिन में वोट कर रहे हैं। जी, आप जिस तरह से अभी हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, हर पार्टी से लोग पार्टी के छवि के ऊपर लोग वोट कर रहे हैं। आप लोकतंत्र के ऊपर आप क्या देखते, कैसे देख रहे हैं इसको? लोकतंत्र के ऊपर आप पॉजिटिव साइड देख रहे हैं या लोकतंत्र के ऊपर आप नेगेटिव साइड देख रहे हैं? डू वी रियली सेव आवर डेमोक्रेसी, और कि हम डेमोक्रेसी से बाहर भटक रहे हैं? नहीं, भटके नहीं है, लोकतंत्र तो है, लेकिन आप सवाल राजनेताओं से करिएगा, पार्टी से करिएगा, उससे पहले लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरकार लोकतंत्र है क्या। आप एक वोट देते हैं 5 साल में। जी आप जनता जिस दिन ये सोच लेगी कि 5 साल में एक दिन वो एक वोट देने के अधिकार ही हैं, तो क्यों देते हैं? वो देते हैं बेहतर शिक्षा के लिए, जी वो वोट देते हैं अस्पताल के लिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जॉब्स के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे इसके लिए। बेसिकली लोग वर्ल्ड वाइड इसी के लिए वोट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार बने कम से कम बेसिक चीज जो है उस पर वो काम करे। जी लेकिन आज के दिन वो हो नहीं रहा। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की बात सब करते हैं, जिनसे बात करिएगा बोलेंगे ये भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बट पिछले 8-10 वर्षों में मैंने ये फील किया है कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आवाज को दबाया जा रहा है। जी अगर मैं आज खुल के बोलने लगूं तो पता चला कि आपका चैनल ही ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पहले भी होता था। जी मैं सिर्फ आज की सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा, पहले भी होता था, इनडायरेक्टली होता था और सटल होता था, आपको पता भी नहीं चलता था और छोटी छोटी चीजें होती थी। आज के दिन खुल के खुलेआम आपके साथ जो लोकतंत्र पे जो चीज, और मैं आपको 2025 का चुनाव में बता रहा हूं, सबके सर्वे में, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, सबके सर्वे में, भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में जी ये आ रहा था कि जाले विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीत रही। चुनाव से 2 दिन पहले अचानक मुझे कहीं से फोन आता है कि सर यहाँ पर रात में 2 बजे कि सर यहाँ पे पैसे बांटे जा रहे हैं। तो मैं वहां गया तो देखा बेड पे कि पैसे बांटे जा रहे हैं। पुलिस खड़ी थी वहां से 50 कदम पे। मैंने उनको बोला, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे आके मुझे घेर लिए और मेरे गाड़ी पे हाथ से पिटने लगे। रिकॉर्ड है, ये सारी चीजें मेरे फेसबुक पेज पे है। मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा, जो चीज हुआ सब कुछ मेरे फेसबुक पेज पे है। पुलिस बोला कि हाँ सर कर रहे हैं।
10 मिनट बाद उन्होंने मुझे वहां से छोड़ दिया, मैं चला गया। रास्ते में मुझे एक पुलिस चौकी मिला, तो जैसे मैंने उनको इन्फॉर्म किया, जैसे मैं उनके पास पहुंचा पुलिस वाले के पास, तो उसने कहा कि सर आप जाइए। तो मुझे एक चीज का एहसास क्या हुआ कि इट वाज फ्री फॉर ऑल, कोई चेकिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं। इलेक्शन के दिन मेरे 14 लोगों को अंदर थाने में बैठा लिया। जो एसडीपीओ था, मैंने उसको फोन किया, बोला कि सर अभी छोड़ देंगे। तो मैं एक अचानक उसके यहाँ थाने पे पहुंच गया दिन के 11:30-12 बजे। तो हमने बोला कि भाई इन लोग को क्यों बैठा के रखे हैं, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? बोला सर छोड़ देंगे। हमने बोला क्या किया, अगर आपको केस करना है तो केस कर दीजिए। हमने कहा कि बूथ कैप्चर कर रहा है, बोला नहीं। बूथ के आसपास था, नहीं। कहाँ था? सर अपने घर के बाहर था। जो अगर अपने घर के बाहर था तो उसको वहां से आप क्यों उठा लिए? मैंने ऑब्जर्वर जो थी, आईएएस थी मध्य प्रदेश की, मैंने उनको फोन किया। हमने बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है, एसडीपीओ साहब ने बैठा के रखा है और हम इनको फोन लगा रहे हैं तो फिर मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। ऑब्जर्वर ने कहा कि ऋषि जी, आपके जो ऑब्जर्वर, आपके जो एसडीपीओ साहब हैं, उनको मेरा फोन उठाने का वक्त नहीं है, आपका कहां से उठाएंगे? दिस वॉज द सीन। तब मुझे एहसास हो गया कि भाई पूरा सिस्टम जो है काम कर रहा है, और जो अल्टीमेटली जो इलेक्शन रिजल्ट अल्टीमेटली 80,000 वोट्स के बाद भी हम लोग हारेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, इसमें तो आपकी जहाँ तक बात है, ये इस तरह की कहानियाँ बहुत सारे विधानसभा से आए उस समय इलेक्शन के टाइम पे। बहरहाल ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं, इसमें आप ही बताएँगे लोकतंत्र के ऊपर कैसा है, ये पॉजिटिव है, हाँ, नेगेटिव है? यही हम भी देख रहे हैं कि जो चैलेंज है कि जिसके पास पावर आ जाते हैं वो पूरे चैलेंज यूज करते हैं, लोकतंत्र जो है वो कहीं और मतलब कैप्चर हो जाता है एक तरह का। कैप्चर हो जाता है, आज राइट। आज के दिन में अगर आप किसी से बात करिएगा, मतलब कि एनडीए के लोगों से बात करिएगा, वो एक बात बोलते हैं कि कांग्रेस ने तो इमरजेंसी लगाई थी। अरे कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी तो गलती तो मान लिया, गलती थी। मैं तो आज हूं ना कांग्रेस में, मैं तो जी, आपके मंच पे बोल रहा हूं गलती हुई थी, तो कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप ने इसको एक्सेप्ट किया है। बट यहाँ पे आप हर रोज किसी ना किसी को झेलना पड़ रहा है, उसका क्या? आप देश के लोगों को, आप मुख्यमंत्री को, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, आप उनसे सवाल नहीं कर सकते, आप सवाल नहीं पूछ सकते। तो इसके बारे में हम और आप बैठ के आज यहाँ पर 1 घंटा बात कर लें, 2 घंटा बात कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अल्टीमेटली क्या है, भारतीय जनता पार्टी को एक चीज का समझ में है कि महंगाई हो, लोकतंत्र हो, लोग टीवी चैनल पे बात करते रहें, पता है कि वोट कैसे होना है, बिल्कुल, समाज को बांट के होना है, पैसे पे होना है, कैसे होना है, उनको पता है। तो उस सिस्टम पे वो लोग काम कर रहे हैं और वो लोग काम करते रहेंगे। सोचना हमको और आपको नहीं है, नहीं हमको भी सोचना है, क्योंकि हम भी वोट देते हैं, आप भी वोट देते हैं। सोचना हमको भी, आम लोग जो जिनको 5 साल में एक बार मौका मिल रहा है एक वोट देने का, अल्टीमेटली उनको सोचना है कि वो वोट किस लिए कर रहे हैं। 10,000 रुपए लेकर बिजली फ्री पे, या फिर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बिल्कुल। भविष्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। अल्टीमेटली उनको सोचते हैं तभी कुछ होगा, अदरवाइज हम और आप यहाँ पर बैठ के बहस करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और पक्ष ऋषि जी आता है कि जो लोग कहते हैं, जो हम लोग वोट तो किसी पार्टी को, किसी लीडर को कर देते हैं, आफ्टर इलेक्शन वो लीडर जो है पूछता भी नहीं है मेरे से, जनता से, और दूसरे पार्टी में मूव हो जाते हैं। नहीं तो इसके ऊपर आप क्या देखते ये हैं, कैसे इसको नहीं देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये आज के वक्त में ऐसा होता नहीं। देखिए ये बहुत ही हल्का स्टेटमेंट है। आज के दिन में किसी भी पार्टी का एमएलए हो, एमपी हो, वो लोगों के बीच में रहता है। अब ऐसा रहता है, जब मैं एमएलए बन के आया था, एक दिन अचानक रात को अननोन नंबर से 3 बजे रात को फोन आ गया। तो 3 बजे रात को किसी का फोन आना मतलब कि भाई इमरजेंसी में है। बिल्कुल। तो फिर मैंने फोन उठा लिया। भाई साहब हमसे एक ही सवाल पूछते हैं कि सर अर्जुन राय के नंबर ये यहाँ के पास, आप बताइए रात को 3 बजे आप किसी से बोलिएगा कि अर्जुन राय का नंबर दे दीजिए, ये भी तो फेयर नहीं है। और विधायक और एमपी क्षेत्र में रहते हैं, इसमें अब ये चीज लोगों को बोलना बहुत आसान है कि विधायक नहीं आते हैं। भाई एक एक विधानसभा में 40 पंचायत है, एक पंचायत में 8 गांव है, सोच लीजिए। अब आप खोजिएगा कि हर एक हफ्ता हमारे यहाँ आ जाए। अब तो स्थिति ये हो जाती है हम लोगों की, छठियार में जाना पड़ रहा है।
शादी जी ब्याह तो छोड़ दीजिए, भाई साहब लोगों को फोन आता है कि छठियार में आना है सर। तो ऐसी बात नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। नहीं, मैं किसी भी मेरा पार्टी मेरा का हो, लोग अवेलेबल हैं, लोग क्षेत्र में रहते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो आप कोई पार्टी को, कांग्रेस पार्टी से कोई लीडर है, एमएलए बन गया, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया या बीजेपी ज्वाइन कर लिया या कोई और पार्टी ज्वाइन कर लिया ना, उस वक्त लोग जो है ना अपने आप को चीटेड महसूस करते हैं। आप इसके ऊपर करेक्ट। क्या कहना चाहेंगे? रिसेंट एग्जांपल आप राघव चड्ढा जी का देख लीजिए और बहुत सारे ऐसे नेता हैं। राघव चड्ढा जी का जो केस है, कम से कम 2/3 उनके पास था। बिहार में जो पिछले साल हुआ, राष्ट्रीय जनता दल के 80 एमएलए में 5 चले गए। फ्लोर ऑफ द हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पे 5 विधायक आरजेडी से जनता दलियों में जाके, एनडीए में जाके बैठ गए। क्या एक्शन हुआ? जी पूर्व मुख्यमंत्री जो आइडियोलॉजी की बात करते थे कि हम सही रास्ते पे चलते हैं, उनका क्या हुआ? होना क्या चाहिए, अगर किसी को जाना है बिल्कुल जाए, इस्तीफा दे दे, उनके सिंबल पे अपने चुनाव लड़ लें। बिल्कुल। लेकिन आपको टॉप से जो मैसेज आता है ना, जब टॉप ही लीडरशिप इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है, भारतीय जनता पार्टी इसको मानने को तैयार है, तब कौन क्या कर सकता है? जी जी। अब एक चलिए। सवाल और आपसे पूछूंगा, आज आजकल जो डेमोक्रेसी के ऊपर लोगों का असंतोष काफी ज्यादा गहरा होते जा रहा है। आप रिसेंटली एग्जांपल देख रहे होंगे, जो नीट का पेपर लीक हुआ और पूरे देश में लोग जो है ना उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट में लोगों ने काफी लाठियां भी खाई है। एंड जिसका परिणाम आज ये हुआ कि जो बहुत बड़ा तबका, एक यूथ का एक तबका, एक कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ, ऑनलाइन की तरफ, एक अब सिंबॉलिकली अगेंस्ट द गवर्नमेंट आ गया। हाउ एंटी यू सी? स्टैब्लिशमेंट है, मूड है। बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र और सिस्टम दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी सिस्टम फॉल्टी है। नीट का पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ था। जी उस पर एक्शन क्या हुआ? बिल्कुल। उस पर एक्शन क्या हुआ? सवाल तो है। बिहार में इतनी बार पेपर लीक हुआ, उस पर एक्शन क्या हुआ? कितने लोग जेल गए? जी जब आप उसको देखिएगा, डेटा को देखिएगा, पता चला 0। लेकिन जो लोग सिस्टम पे सवाल करते हैं, उनको अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। 2024 में नीट पेपर लीक हुआ और उसी 24 में फिर उसी सरकार को चुनते हैं। 2025 में जो स्टेट में जो पेपर लीक हुआ था, फिर उसी सरकार को चुनते हैं। किस बेसिस पे? अपने भविष्य के लिए नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए नहीं, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसा आ रहा था। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सोचना तो उनको है। जी। नहीं, आपका भी शायद सवाल या तो सर, पॉलिटिकल तो क्वेश्चन हो गए। अब हम थोड़े जाले विधानसभा, जाले के लोगों के बारे में बात करते हैं, जहां पे आप रिप्रेजेंट किए। तो आप कुछ ऐसा काम शेयर करना चाहते हैं जिसमें आप एमएलए थे, जो आपने देखिए, जो जाले विधानसभा बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। 1990 में मेरे पापा जब फर्स्ट टाइम विधायक हुए थे, तो रोड नहीं था, जी विधायक फंड भी नहीं हुआ करता था। लेकिन मांग चांग के, एमपी से मांग के, इधर उधर से, एमएलसी से मांग के, वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हम लोगों ने काम किया, चाहे वो अस्पताल का मामला हो, रोड का मामला हो, स्कूल का मामला हो, बिजली 2014 में जब लोगों को मिल रहा था, तो जाले विधानसभा दरभंगा जिला में नंबर 1 था। सबसे पहले, सबसे ज्यादा बिजली किसी गांव में वहां पहुंची तो वो जाले विधानसभा में। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है वहां पे जो खासकर अस्पताल की बिल्डिंगें तो हैं, लेकिन वहां पर अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे। डॉक्टर हैं, लेकिन अस्पताल में नहीं मिलेंगे। वही प्रॉब्लम स्कूल के साथ है। स्कूल की बिल्डिंग्स तो हैं। मेरा सवाल आज के वक्त में सरकार से एक ही है। आप हमेशा कहते हैं कि हमने फलना जगह पे 1000 करोड़ का अस्पताल बनाया। आप कहते हैं कि हमने 50 करोड़ का क्या इस गांव में स्कूल बनाए। सवाल है कि करोड़ से स्कूल और अस्पताल नहीं बनती। स्कूल जी और अस्पताल बनती है डॉक्टर से, शिक्षक से। वो चीज आज नहीं है। इस चीज पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि शिक्षक हो, डॉक्टर्स हो, और जो है भी वो अस्पताल में रहें। जी सर, ये जरूर। क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा। ऑब्वियसली सरकार गवर्नमेंट चलाती है, जो कहने के लिए है, लेकिन
लोग वोट देते हैं। आई थिंक जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और वोट लोग एमएलए को देते हैं। तो आप ये क्वेश्चन ऐसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन एमएलए से मैं पूछ रहा हूं कि वो क्या कर रहे हैं, वो अस्पताल पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट तो या लोग जब देंगे या तो आपको देंगे या दूसरे लोगों को देंगे, उनको तो उनमें से सिलेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट ज्यादा नहीं है कि मैं अपने एमएलए से क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो क्यों नहीं इस चीज पे काम कर रहे हैं? इस पे क्या आपका विचार है? नहीं नहीं, विधायक से तो लोग सवाल करते ही हैं। विधायक हो या फिर सांसद हो, लोग तो उनसे सवाल करते ही हैं कि हमारे गांव में डॉक्टर नहीं है तो शिक्षक नहीं है। सोल्यूशन क्या है? आज आप विकसित विकसित बिहार, विकसित राज्य की बात कर, देश की बात करते हैं। आपको स्कूल में चले, हाई स्कूल में चले जाइएगा, एक टीचर है, वही मैथ्स पढ़ाता है, वही हिस्ट्री पढ़ाता है, वही साइंस पढ़ाता है, वही संस्कृत पढ़ाता है। ये लेवल है। तो पिछले 20 वर्षों से जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोटा मोटी बिहार में है। सो ऋषि जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि स्कूल का, लेकिन हम थोड़ा जाले स्पेसिफिक रखते हैं। अगर आप कुछ एग्जांपल दे सके कि इस स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जाले के जो हम मुरेठा गांव है, वो ज्यादा समझ पाएगी, रिलेट कर पाएगी। जैसे कि सर मुरेठा गांव है, मुरेठा गांव में अस्पताल बनके 2014 में जब मैं विधायक था, उस समय बनके बिल्डिंग तैयार है। आज वहां पर डॉक्टर नहीं है, एक एएनएम है जो वीक में 2 दिन आती है और इंजेक्शन देती है। जाले मार्केट में, सिंघवारा जो मार्केट है, वहां पर हाई स्कूल है। वहां पर अगर आप जाइएगा, हाई स्कूल, मैं वहां पे क्लास 1-2 की बात नहीं कर रहा, हाई स्कूल में 2 कमरे हैं, शिक्षक 1 है। सोचिए, ये स्थिति है आज के दिन में। तब जब आप क्लेम करते हैं कि आपने पिछले 20 वर्षों में बिहार को विकसित किया है, तो किस रूप में विकसित किया है? एक चीज हम कंसीड करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन काम होने के साथ साथ भ्रष्टाचार भी है, और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। बिहार से ज्यादा भ्रष्टाचार आपको देश के किसी और राज्य में नहीं मिलेगा। जो चीज यहां हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, जो लोग हावी हैं, लोग नाम जानते हैं, ऑफ द कैमरा लोग नाम बता देंगे कि कौन आदमी क्या कर रहा है। लेकिन जाले की जब आप बात करते हैं, तो मैं 2 एग्जांपल सामने रख देता हूं, अस्पताल का भी, स्कूल का भी। बिल्डिंगें बन के तैयार है, जाले अस्पताल है 8.5 करोड़ का, वहां पर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, एमआरआई कराने के लिए डॉक्टर बाहर भेज देता है। क्यों? क्योंकि अब टेक्नीशियन नहीं है, वहां पर मशीन है, आदमी कौन करेगा अल्ट्रासाउंड, कौन करेगा एमआरआई? तो ये स्थिति है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। सर, इसमें एक क्वेश्चन है कि ये आपको लगता है कि जो एमएलए हैं उसमें ये कुछ कर सकते हैं, या के लिए गवर्नमेंट के लेवल पे है, या आप ये प्रॉब्लम प्योरली हाईलाइट कर रहे हैं कि एमएलए चाहे तो प्रॉब्लली रेज कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं? करना तो सरकार को है, अल्टीमेटली करना तो सरकार है। विधायक इसमें एक काम कर सकते हैं, क्योंकि वो भाजपा के विधायक हैं, उनकी सरकार है, तो सरकार पे, मंत्री पे जाके वो बना सकते, प्रेशर बना सकते हैं कि भाई जल्द से जल्द करवाइए। और ये सिर्फ जाले विधानसभा तक ही सीमित नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल सैकड़ों मिल जाएंगे पूरे बिहार में। जी जी जरूर। और इसका सोल्यूशन सिर्फ एक विधानसभा के लिए नहीं होगा। जब इसका सोल्यूशन पे जाएंगे तो आपको मास लेवल पे रिक्रूट करना पड़ेगा अच्छे शिक्षक, अच्छे डॉक्टर्स। तो मतलब आपका, कम से कम अगर हम जाले की बात करें, तो आपका एमएलए से अपील है कि इस बात को, क्योंकि आपकी ही गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ना भी हो तो आपका काम है ये रेज करना, इशू रेज होना चाहिए हर 6 महीने में, सो दैट गवर्नमेंट एक्शन ले। एग्जैक्टली। और कौन करेगा? आप वहां से 10 वर्षों से विधायक हैं, आपका 12 साल होने जा रहे, 11 साल होने जा रहा है, तो और कौन आवाज उठाएगा? जो अस्पताल 2014 में बन के तैयार है, और वहां पर आज भी एएनएम जाके हफ्ता में 2 दिन भाई इंजेक्शन देती है, क्या मतलब रहता है इसका? जबकि आपको 2 साल वहां से मंत्री भी बने थे आप, क्या हुआ उसका? तो सर, जस्ट कंपैरिजन करने के लिए, जनता के लिए, मैं जनता की तरफ से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम बताएंगे कि जिसमें आप एमएलए होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली शायद आपकी गवर्नमेंट नहीं थी उस समय, शायद जितना मुझे अंदाजा है, ठीक है, लेकिन फिर भी एज ए एमएलए आप जनता को कुछ बताना चाहेंगे कि आपने ये प्रॉब्लम रेज किया, इफेक्टिवली रेज किया और आपने सॉल्व किया, 1-2 एग्जांपल, सो दैट लोग मान सके कि हाँ, हमारे एमएलए कर सकते हैं। मैं जाले विधानसभा के सबसे एक ही सवाल पूछूंगा,
जब मुझे कम वक्त मिला था काम करने का जाले विधानसभा में, बिजली के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम हुआ था कि नहीं? आज भी जो 90% वहां पे काम हुआ है, हमारे समय काम हुआ था बिजली के क्षेत्र में। चुनाव के दौरान मैं आज मैं आपको खुल के बोल सकता हूं, आचार संहिता लगा हुआ था, उस दौरान भी हमने बिजली का पोल और बिजली की तारें वहां पे वायरिंग करवाई थी, क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे मदद करी थी। तो मैं कम से कम मैं एक चीज क्लेम कर सकता हूं कि जितना वक्त मुझे जाले विधानसभा क्षेत्र में काम करने का मिला, बिजली के क्षेत्र में जो काम मेरे वक्त हुआ था आज तक नहीं हुआ, ये हम क्लेम कर सकते हैं। और आप जाले विधानसभा का कोई भी लोग बता सकता है। बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन मैं थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहता हूं क्योंकि आपने स्कूल और अस्पताल का बताया था, तो कोई ऐसा एग्जांपल भी दे स्कूल और अस्पताल से, तो ज्यादा मतलब जनता रिलेट कर पाएगी। इफेक्टिवनेस आपका एमएलए का टाइम और अभी के हम मुरेठा, जैसे आपका मुरेठा जो गांव है, मुरेठा गांव में जो अस्पताल बना 2014 में बना, कमतौल से जाले का जो रोड है, पीडब्ल्यूडी रोड, कब हुआ? उसी वक्त हुआ। घुघरा चट्टी टू जाले पीडब्ल्यूडी रोड कब बना? उसी वक्त बना। ये जो रोड्स जो मैंने बताई हैं आपको, ये जाले विधानसभा का हॉटलाइन है। बिठौली से जाले पीडब्ल्यूडी कब हुआ? उसी वक्त हुआ था, और शानदार रोड है। तो उसके अलावा भी अगर आप उससे पहले चले जाएं, जब हमारे पापा वहां से विधायक थे, कई गांव हैं, लोगों को धोती उठा के, साड़ी उठा के क्रॉस करना पड़ता था नदी। एमएलए फंड नहीं था, उस वक्त भी पुल पुलिया बनाई गई। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आप एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और लोगों का जनजीवन कि वो अफेक्ट करे, सहूलियत हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम पहले हुआ उसके बाद नहीं हो पाए। जी, ज़रूर, ज़रूर। तो अभी आपके जिस तरह से बातें आप कह रहे हैं, आने वाले समय में अगर कभी विधायक रहेंगे, तो आप ये सारी मुद्दों को उठा के आप जाले विधानसभा के लिए आप फोकस करेंगे, राइट? आप कुछ ऐसे चीज़ जी, सबसे देखिए, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है मेरे लिए, जो ब्लॉक और थाना में जो भ्रष्टाचार है, जिससे बिल्कुल। कि हर एक आदमी त्रस्त है, उस पे तो काम होना चाहिए। और मैं आज भी उसके लिए मैं आवाज उठाता हूं। आपका कोई काम, जेन्युइन काम, आप जाइएगा, ब्लॉक में जाइए, कहीं चले जाइए, बीडीओ, सीओ, एमओ, पीओ, सीडीपीओ, कहीं चले जाइएगा, बिना भ्रष्टाचार का एक काम नहीं हो रहा है। थाने में आप चले जाइए, बिना पैसा का, आपका अगर मोबाइल चोरी हुआ है, उसका सनहा नहीं लेता है ये लोग। तो पहला काम तो, अगर ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया, जनता का आशीर्वाद मिला, अगर हम लोगों को मौका मिला फिर से कम ब्लॉक और थाना पे जो भ्रष्टाचार है ना, इसको तो खत्म करना सबसे पहला मेरा एजेंडा होगा। दूसरी बात, जहां पर अस्पताल बन चुका है, बिल्डिंग है, लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्कूल बिल्डिंग है, शिक्षक नहीं है, यहां पर बेहतर डॉक्टर हो, बेहतर शिक्षक हो, उसके लिए भी आवाज मैं उठाऊंगा, उससे भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। सरकार मेरी रहे या न रहे। बिल्कुल, आजकल जिस तरह का रवैया है, जिस तरह का सिनेरियो है हमारे बिहार में, हर चीज़ का, जैसे दाखिल खारिज का, म्यूटेशन का रेट चलता है, हर चीज़ का एक फिक्स रेट बना हुआ है। एंड दिस काइंड ऑफ रेट है, और उसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते हैं। कर नहीं सकते। आप जर्मनी में रहते हैं, आप आइएगा अपने गांव जाइएगा, खेती का कुछ जमीन बेचना है या फिर खरीदना है, बिना पैसे का आप हिल नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ठीक है, आपका एक सोच है, आप जाले विधानसभा के लिए और पूरे बिहार के लिए, ताकि हम करप्शन को खत्म कर दें, लोगों को जरूर पसंद आना चाहिए, और बहुत सारे आपने अच्छे-अच्छे मुद्दे भी उठाए हैं। तो सदानंद जी, और कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? नहीं सर, अब तो ये जाले की बात हो गई, मैं थोड़ा बिहार लेवल पे बात करना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए सर आपको अगर मिनिस्टर बनने का मौका मिले, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे और आप उसमें क्या सॉल्व करना चाहेंगे? क्योंकि अगर एक मिनिस्टर लेवल पे सोचा जाए तो आपका इंक्लिनेशन कौन से मिनिस्ट्री के साइड होगा, और आपको क्या लगता है कि अगर मेरे पास एक अचूक सॉल्यूशन है जो लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या मैं इंप्लीमेंट करूंगा अगर रहूंगा तो? मिनिस्टर तो मान लीजिए कि भाई किस्मत वाली बात अलग चीज है, लेकिन अगर मुझे किसी भी लेवल पे मौका मिला, शिक्षा के क्षेत्र में मैं जरूर काम करना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है और जो मैं आज के युवाओं को गांव में देखता हूं, वो सही नहीं है।
क्योंकि गलत चीजें, गलत शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, जिससे कि उसका असर समाज में पड़ रहा है, फ्यूचर पे पड़ेगा। इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में जरूर काम करना चाहूंगा। आज सर, जस्ट एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा ऋषि जी। आजकल के जो बच्चे हैं वो सीधा सीधा अब सीधा सवाल पूछते हैं, भाई हम पढ़ लिख कर भी हम मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, और नेता के बच्चे जो हैं सीधा आके आजकल मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, सीधा मंत्री बन रहे हैं, तो शपथ ले रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? नहीं, मेरा सवाल उनसे भी है, मेरा सवाल उनसे भी है कि आप सवाल तो करते हैं, जब उस सवाल का जवाब आपको चाहिए होता है तो फिर आप इधर उधर भटक जाते हैं। जब आप किसी से सवाल करिए तो जवाब भी सुनने को तैयार रहिए, और उसका सलूशन क्या है उस पे भी अपना हाथ बटाइए। आप सिर्फ रील देख कर सवाल मत करिए। जब आपको मौका मिलता है 5 साल में एक बार, तो आप अपना सलूशन खुद निकालिए ना, आपके हाथ में है ना। आप किसी के भरोसे क्यों रहते हैं? खाली 5 साल बैठकर सवाल क्यों करते हैं? जवाब देने का जो मौका आता है तब तो आप लोग चूक जाते हैं, तब धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बढ़ जाइएगा। बिल्कुल सर, मैं शिक्षा वाले क्वेश्चन पे वापस जाता हूँ। शिक्षा पे चेंज तो करेंगे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिवली बता सके कि अभी ये नहीं होता है, मैं एग्जैक्टली ये कर पाऊंगा या 3 साल या 5 साल में, मतलब देखिए उसमें एक दो चीजें हैं। एक तो कि बेहतर शिक्षक स्कूल्स में हो। दूसरी बात, हमारे बच्चे कोटा जाते हैं, बिहार को कितना लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। यहाँ का माँ बाप पेट काट के पैसा भेजता है कोटा बच्चे को एडमिशन कराने के लिए। अगर कोटा वाला सिस्टम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कोटा में है, अगर हम स्कूल लेवल पर शिक्षा बेहतर हो जाए, शिक्षक बेहतर हो जाए, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जरूरत कम पड़ेगी। और जिनको कोचिंग चाहिए उनके लिए हम हर एक जोन में, कम से कम बिहार में 2 जगह एक एजुकेशन हब क्यों नहीं हो सकता है? मिथिला जो जगह है, मिथिला यूनिवर्सिटी मान लीजिए, मिथिला यूनिवर्सिटी के पास इतना स्पेस है, सरकार सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए कर दे तैयार, और उनको आप इनवाइट करिए कि हम आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आप इसमें अपना कोचिंग चलाइए। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये तो हम कर सकते हैं। तो इन 2 चीजों पे मैं काम करना चाहूंगा। सर, आपको ही नहीं लगता कि गवर्नमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना ही क्यों चाहती है? वो इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं खोलना चाहते कि ज्यादा बच्चों को एडमिशन मिले? मतलब बच्चे क्यों 3 साल अपने 4 साल अपना जो सबसे टेन्योर टाइम होता है वो कोचिंग में बर्बाद करें, ना कि ये भी फेयर नहीं होगा। ये भी फेयर नहीं होगा। वैसे अभी सरकार का एजेंडा है कि हर एक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, तो इतने सारे जो इंजीनियर्स निकलेंगे उनको जॉब कहाँ दीजिएगा? तो रिजेंटमेंट भी एक तो रिजेंटमेंट भी होगा, एंड जो है आपको क्वालिटी नहीं मिलेगा। आप सीधा डायरेक्ट एडमिशन लेने का मतलब नहीं है। आप स्कूल लेवल पर बेहतर शिक्षा दीजिए, बढ़िया शिक्षा दीजिए। शहर में जो बच्चा पढ़ता है वो ज्यादा कोचिंग नहीं करता है। स्कूल्स में जो अच्छे स्कूल से पढ़ता है कहाँ कोचिंग करता है? कैसे उसका एडमिशन हो जा रहा है इंजीनियरिंग मेडिकल में, आईएएस हो जा रहा है? तो अगर हम स्कूल को इंप्रूव कर दें, बढ़िया शिक्षा दें, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जरूरत कम पड़ेगी। उसके बावजूद जिनको कोचिंग लेना है तो हम जोन वाइज एक एजुकेशन हब खोल दें, जहां पे बिहार के बच्चे यहीं पे कोचिंग करें, बिहार का पैसा बिहार में खर्चा हो। उससे क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और बच्चे भी अच्छे निकलेंगे, और इंजीनियरिंग मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए इजीली वो पास कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हमारा यही प्रोग्राम है कि जो लीडर हैं उनके बारे में लोग डिटेल जान पाए। ऐसा ना हो कि इलेक्शन के टाइम में तो वो काफी बिजी रहते हैं, तो कम से कम हर 6 महीने में अगर लीडर और जनता के बीच में इंटरेक्शन हो तो एक बॉन्डिंग होगा उनके बीच में। ऐसा नहीं है कि केवल पार्टी के नाम से जानते लोग। बहुत बड़ी इनिशिएटिव है आपका, आप लोगों का जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इंटरेक्शन होते रहना चाहिए। बिल्कुल, और इससे आपको और जनता को भी एक अच्छी सी बेनिफिट ये मिलने वाला है कि जो आप अगर सरकार में रहें या ना रहें, तो आप पब्लिक के लिए क्या सोचते हैं और पब्लिक आपके लिए क्या सोचती है। तो जब भी आप इलेक्शन के लिए प्रिपेयर होंगे उस वक्त तो आपके पास इतना टाइम तो रहेगा नहीं जो 30 विधानसभा मतलब पंचायत में जाके हर से मिलना। तो कम से कम जनता प्रिपेयर होके रहेगी। जो ये ऋषि जी जो है, जो हमारे लिए सरकार में नहीं थे तब से भी हमारी बात कर रहे हैं,
राइट। तो आपके लिए भी एक बेनिफिशियल हो जाएगा और सरकार के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में और जनता के बीच में एक ब्रिज बन जाएगा, सो दैट इट्स बेटर टू चूज समबडी हुज पीपल नो अबाउट इट। यस या और मैं जनता को ये हमारा एजेंडा है और ये बिल्कुल जनता को हम फाइनली ये अपील करना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि ऋषि जी कोई ऐसा मुद्दा है जो उठा सकते हैं, आप प्लीज वीडियो में कमेंट करते रहिए, क्योंकि जब भी ऋषि जी दोबारा आएंगे उन सारे क्वेश्चनों को देख के अपना जो भी ओपिनियन है, आपको मदद कर पाएंगे तो मदद कर पाएंगे, अगर हम मदद नहीं कर पाएंगे तो कम से कम गाइड तो कर ही सकते हैं अपना बता करके कि आप क्या कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा और ऋषि जी आपका प्रॉब्लम भी जान पाएंगे कि हमको कौन सा प्रॉब्लम उठाना है। बिल्कुल। और इनके पास भी अभी एज ऑफ नाउ इनके पास तत्काल लिमिटेशंस है, ये जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। अब जनता की पूरी एक्सपेक्टेशन इन्हीं से हो जाए वो भी गलत है। हाँ। तो जो भी जनता का ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो एमएलए से होना चाहिए, लेकिन इनका काम कम से कम है कि हाँ छोटा मोटा जो कम से कम मदद है और कम से कम आवाज उठाने की बात जो जनता बोला, 5 लोगों ने बोला तो उसको समराइज करके एज एमएलए परिपक्व लीडर वो समराइज करके एमएलए को रख सकते हैं कि हम भैया आप ऐसे सॉल्व करो। तो रियली बहुत अच्छा लगा ऋषि आपसे मिलके और अच्छा लगा, मैं आपसे जैसे ही बात किया तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।